Mrinalini Agrawal, a laparoscopic surgeon and a gynecologist based out of Raipur. I've studied and done my MBBS and MS from Mumbai. And now I've come to Mr. Suraj Ravindran, the CEO of Index Fund Sahi Hai, for financial guidance. So he has been my financial mentor and guru since a long time. But I want everyone of my generation to know what is financial independence, how to achieve it, and some certain basics about financial knowledge. Because I come from a no financial background. Welcome मीनू. So मैं हमेशा यंग जनरेशन से बात करना चाहता हूँ क्योंकि स्टेप्स है ना, जब बच्चे रहते हैं उनको अगर राइट स्टेप्स अगर बताया तो अचीव कर सकते हैं. सो स्टार्टिंग से वो डायरेक्शन अच्छा मिलना चाहिए. यहाँ पे क्या होता है, देयर आर लॉट ऑफ नॉइस. फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स क्यों भेजा जाता है? कमीशन कमाना है, इंसेंटिव कमाना है. ये जितनी भी प्रोडक्ट्स है वो उसमें एक बायस है क्योंकि ये सब भेजा जाता है क्योंकि कुछ इंसेंटिव मिलता है. ये आपकी नीड के लिए क्या होगा क्या नहीं होगा किसको नहीं पता. तो थोड़ा बहुत हमारे अंडरस्टैंडिंग होना. यू कैन ट्रस्ट पीपल बट यू शुड वेरीफाई. So verification only possible when you have a basic understanding about investments plus reading. अभी देखो हर आदमी रीड नहीं करता. थोड़ा बहुत आप पॉडकास्ट सुन सकते हो, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो. आपकी खुद की पैसे मैनेज करना है, थोड़ा ध्यान रखना चाहिए. Correct. Yeah. So let's start with the first question. Yeah. How much money do I really need to start investing? मीनू के लिए तो इतना सोचने की जरूरत नहीं because you already started investing from your MBBS days. I think I mean I can't disclose the numbers but I'm saying you have a decent head start. मैं नॉर्मली हमारे पास कोई भी आता है एक ये लेवल का सेविंग के लिए बहुत टाइम लगता है. मतलब 50 lakhs ऑफ माई ओन सेविंग आई टू लॉट ऑफ टाइम. फर्स्ट 50 lakhs, उसके बाद मेरा कॉर्पस अच्छा बन गया. तो ये हेड स्टार्ट होना चाहिए. तो नॉर्मली 20% ऑफ योर इनकम शुड बी सेव्ड मिनिमम, बेयर मिनिमम. सो 20,000 रुपये सैलरी वाला 2,000 रुपये सेव करना ही चाहिए उसको पर मंथ. एंड इफ यू आर एबल टू सेव मोर एंड देयर इज नो लिमिट. आई मीन आप तो 100% भी कर सकते हो, 90% भी कर सकते हो, 80% भी कर सकते हो. बट आप मुझे पूछोगे, मैं 60-70% की रेंज में सेविंग करता हूँ आज की तारीख में भी, इवन विद माई फैमिली. क्योंकि मेरा एक पैशन है पैसा जमा करना. हाँ, और वो पीस में यू नो बिकॉज यू गेट लॉट ऑफ पीस, यू कैन इनोवेट योर सेल्फ. आज ये जो भी हम लोग बिजनेस कर रहे हैं इंडेक्स फंड से, ये क्यों कर पा रहा हूँ? क्योंकि हमारे पास फाइनेंशियल सेविंग्स है. हाँ, आई एम नॉट वरीड अबाउट माई नियरेस्ट गोल्स. लाइक बच्चे का एजुकेशन, मैं ऑलरेडी उसका प्लानिंग में हूँ. कुछ हद तक हमने ऑलरेडी अचीव कर चुका है. So financial savings give you the freedom and flexibility to do what you love. Yes. So to give you some context, I started saving at the age of 24. तो मेरा MBBS खत्म हो गया था. इंटर्नशिप में एक महीने का सैलरी 6,000 था. अच्छा. उस समय मैं पेरेंट्स पे डिपेंडेंट थी for living in Mumbai. तो इसके लिए the entire 6,000 went into an account. Then I continued those savings in my residency. So residency में I saved every month. Because still I was dependent on my parents for my living expenses. So I saved approximately, you can say 55% of my salary. Residency में मैंने जितना भी save किया, I put into a mutual fund. Great. Without putting any head into it. I honestly saw all the money at the end of 3 years. बहुत कम लोग ऐसा करते हैं. मतलब लोग ने इंश्योरेंस पॉलिसी ये वो मतलब क्या क्या करते हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड में आता है. म्यूचुअल फंड इज ऑल्सो ग्रेट प्रोडक्ट टू स्टार्ट विद. तो आपने जो भी किया, मुझे लगता है बहुत कम लोगों ने ये सब किया होगा. You don't require that kind of a guidance. I mean in terms of basic saving right now. As I said, you are already started. आगे बहुत चीज़ें हमने वो प्लान करना है, नेक्स्ट लेवल पे जाना है, एस्टैब्लिश करना है, ये सब चीज़ करना चाहिए. Definitely. So for everyone else watching, so should I invest on my own or should I require a fund manager? Or a portfolio manager or an advisor, correct? I'll frame the question again. So should I invest on my own, like a DIY or a do-it-yourself? Or do I require a fund manager or a portfolio assistant? So इंडिया में DIY तो अभी इवॉल्व हो रहे हैं. बहुत सारे लोग खुद इन्वेस्टमेंट करते हैं. देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, आप कंटेंट, हम लोग फ्री कंटेंट देते हैं. आप कंटेंट देखो, खुद करो अगर आप करना चाहते हो, या फिर आप असिस्टेंस लेके करना चाहिए. मैं देखो एक ही रीज़न है इसमें, मेरा खुद का जर्नी 12 साल, मेरे जो फर्स्ट 12 साल में जब जॉब कर रहा था,
तो जब 1200 के बाद मैंने देखा कि जो भी हमने सेविंग किया, लेट्स से 20,000 30,000 लाख ऑफ रुपीज पर मंथ, 12 साल में जो भी मेरा पैसा जमा हो गया, जो भी उसका फंड वैल्यू, उसका 75% मेरा खुद की कैपिटल है, 25% पैसा बढ़ा फर्स्ट 12 ईयर्स। तो क्या होता है, मैं ये सोचता हूँ यार मैं अपने काम में ध्यान दूं कि इन्वेस्टमेंट में ध्यान दूं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट को ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो एक मेंटर रहेगा, अभी सचिन तेंदुलकर का भी एक मेंटर है, क्रिकेट खेलना चाहता है ना सर सचिन, तो मेंटर रहना, अगर वो अच्छा मेंटर है तो 100% यू शुड गो विद एन एडवाइजर। ओके, मेंटरशिप आपको लगता है जेन्युइन है, आपकी ख्याल रखता है, आपको सलाह अच्छा देता है, तो दे जाना चाहिए। बिकॉज आई डोंट फील, बिकॉज ये सब एडवाइस आपको बहुत कम कॉस्ट में मिल रहा है। मतलब मेरे पास मैक्सिमम व्हाट वी मेक इज अबाउट 0.20 0.30 इज व्हाट पर एनम व्हाट वी मेक। you don't have to pay me a lakh of rupees. A very small amount of money we can manage your investment. दूसरी बात, अगर आपको खुद इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, whatever reason you have, okay, तो आपको बेसिक चीजें पता होना चाहिए। फर्स्ट रिस्क एंड रिवॉर्ड। रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होता है, आपको बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करना है, आपको क्रेडिट रिस्क नहीं पता। बॉन्ड में क्या होता है, आप किसी को लोन दे रहे हैं, वो बंदा कौन है, उसका सिबिल स्कोर क्या है, वो पैसा रीपेमेंट देगा तब बॉन्ड चलेगा। तो क्रेडिट रिस्क है वहां पे। प्लस पॉलिसी चेंजिंग होता है, मतलब इंटरेस्ट रेट बदलता है, चेंज होती है, डॉलर का रेट बढ़ता है, तो ये सब में बॉन्ड्स का रेट फ्लक्चुएशन होता है। करेक्ट। सेकेंड, अगर आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सो भी आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मार्केट क्या होता है, स्मॉल मिड लार्ज में क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फैक्टर क्या होती है, ये सबका बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे को उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं 50% अंडरस्टैंड कर सकती हूँ, just because I've been talking to you for a couple of years now. Yes. So for all the other people watching, I think थोड़ा knowledge, financial knowledge होना चाहिए। बराबर। Before you do it yourself के लिए तो I think a lot of financial knowledge is required. Yeah. But at the end of the day, I feel that along with my job, along with my profession, along with my studies, I don't get enough time to look at my finances that often. Barabar. What I personally do is call you up. Yes, that's a great thing to do. I even, in fact, for my own investment, I do the same way. When I was started investing, I was doing with somebody else. तो गाइडेंस मिलता था, उसे हमने सीखा, फिर हमने खुद भी करने लगे। आज हम लोग खुद मैनेज करते हैं, मेरी कंपनी मेरे वेल्थ मैनेज करते हैं, मैं खुद पर्सनली मैनेज नहीं करता हूँ। मतलब मेरा काम क्या है, आपकी वेल्थ मैनेज करना। मेरे पास बहुत सारी जॉब है, कंपनी चलाना, सो मेरा जॉब इज नॉट मैनेजिंग माई वेल्थ। तो वैसे आप जो कर रहे हो वो भी सही है, ऐसा कुछ गलत नहीं है। तो टू कंटिन्यू दैट, देयर आर वन मोर 2-3 पॉइंट्स मोर वी शुड कंसिडर व्हेन यू आर अ DIY इन्वेस्टर। एसेट एलोकेशन पता होना चाहिए, डाइवर्सिफिकेशन पता होना चाहिए, रीजनल रिस्क, मतलब क्या होता है, इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना है, US में इन्वेस्टमेंट करना है, या डिवाइड कैसे करना है, ये सारी चीज आपको पता होना चाहिए। सिंपल चीज सोचना चाहिए, ये वर्थ है क्या। मेरे पास 50 लाख का सेविंग है, आप मान लो 20,000 रुपए का सेविंग कर रहे हो पर मंथ। मैं खुद करूं और उसमें किसी को 20 पैसा दे दूं, वो मैनेज करके देगा प्रोफेशनली, मुझे लगता है दोनों कर सकते हैं। बट आई फील दैट दिस इज वर्थ इट गोइंग विद एन एडवाइजर। So is it true that learning how not to invest is more important than learning how to invest? 100%। मतलब इन्वेस्टमेंट में एक सबसे बड़ा प्रिंसिपल है कि कम मिस्टेक्स करो। ओके, सो द फर्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल यू दैट इंश्योरेंस में कभी ऐसा मत लगाओ, इन्वेस्टमेंट मत लेना इंश्योरेंस के थ्रू। इंश्योरेंस पॉलिसी को प्रोटेक्शन के लिए मेडिक्लेम होकर चलेगा, बट इन्वेस्टमेंट मत करना। और सब लोग आपको इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने आएंगे, बैंकर आएंगे, सब लोग आएंगे, तो उसको कभी आपको रिव्यू करने की भी जरूरत नहीं, स्ट्रेट आपको बोलना है कि नहीं करना है। रीजन बीइंग, मेरा रीजन क्या है, इंश्योरेंस कंपनीज आर नेवर बीन एक्सपर्ट फॉर वेल्थ मैनेजमेंट। वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है ना, म्यूचुअल फंड है, बहुत सारे हैं, वहां पे जाओ। सेकेंड, एक और डिबेट है, पैसिव करना चाहिए कि एक्टिव करना चाहिए, ये बहुत बड़ा डिबेट है। करेक्ट, ठीक है। तो आप मुझे पूछो कि मतलब मैं आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स एन एक्टिव और पैसिव, वी कैन डू इट बोथ। But the moment you look at the the benefits, आपको पैसिव फंड बहुत सस्ते में मिल रहा है, एक्टिव फंड बहुत महंगा मिल रहा है। मतलब एक्टिव फंड का कॉस्ट 2.25% एज पर सेबी, म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूँ। इंडेक्स फंड आपको 0.20 में मिल रहा है। सो यहाँ पे आपको ह्यूज डिफरेंस आ रहा है, बट 2% का ज़्यादा डिफरेंस है। तो 10 साल में 24% आपका चार्जेस में जाएगा म्यूचुअल फंड में, इंडेक्स फंड में कम होगा। सेकेंड,
एक रिपोर्ट है स्पीवा, S&P ग्लोबल का रिपोर्ट है, जिसमें ये दिखाता है 93% ऑफ द फंड्स आर अंडर परफॉर्मिंग। इसका मतलब इंडेक्स से कम रिटर्न दे रहे हैं। ये और एक प्रूफ है। ओह, तो आपको पता है कि आप ज्यादा चार्जेस कर रहे हो, आपकी फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरा, हिस्टोरिकली प्रूवन दैट स्टॉक टाइमिंग द मार्केट, रोटेशन ऑफ सेक्टर्स, ये सब बहुत ही डिफिकल्ट काम है। मतलब हिस्टोरिकली प्रूवन है ये, मतलब इसका बहुत सारे एविडेंस अवेलेबल है कि कोई भी होने दो, भले आप हो, मैं हूं, कोई एक्सपर्ट होने दो, मार्केट को टाइम करना पॉसिबल नहीं। मार्केट बहुत रैंडम है, तो उसको कोशिश नहीं करना चाहिए। सो द थर्ड थिंग, स्टॉक ट्रेडिंग। तो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मान लो आपने 5 साल पहले आपने 2 स्टॉक में इन्वेस्ट किया, एक रिलायंस में इन्वेस्ट किया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, और दूसरा आपने स्टॉक खरीदा HDFC बैंक। ठीक है, रिलायंस ने करीब 9.5% का रिटर्न दिया एनुअलाइज लास्ट 5 साल का अप्रोक्सीमेटली। HDFC बैंक का रिटर्न है कुछ 12%। आपने आपके 30 लाख उसमें डाल दिया, तो ये दोनों स्टॉक में 50% आपने डाला। अगर आप ये सेम पैसा अगर निफ्टी 100 में डालता, 21% का रिटर्न मिला है लास्ट 5 ईयर्स में फ्रॉम। और उसमें क्या, आपका कॉन्सेंट्रेशन रिस्क नहीं है, आप 2 स्टॉक में नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग द होल मार्केट। सेकंड, आपको कोई स्टॉक ना पिकअप करना है, ना आप चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। तो स्टॉक पिकिंग से भी दूर रहना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कोई स्टॉक्स अच्छा है तो भी आप थोड़ा बहुत ले सकते हैं। तो मैं नॉर्मली क्या बोलता हूँ लोगों को, जिसको करना है, बिकॉज हमें करना ही है, तो आप मना नहीं कर सकते। तो हमेशा 80-20 का रूल फॉलो करो। 80 आपका सीधा इन्वेस्टमेंट है जो पैसिव करो, 20% में आप बिटकॉइन करो, आपको स्टॉक करो, जो एक्टिव फंड्स करो। ऐसा अगर करना है तो कर सकते हैं, बट मेरे खुद की पर्सनल इन्वेस्टमेंट मैं 100% पैसिव करता हूँ। ओके, तो let's talk about what is active and passive for the people who don't know what is active and passive. Yes. So I think most of the people are not even aware about what is passive. Correct. Unfortunately, और इंडिया में क्या होता है, पैसिव वगैरह के जो प्रोडक्ट बहुत आने लगा लास्ट 2-4 साल से, पहले था ही नहीं। यूएस मार्केट में इसका बहुत ज्यादा जानकारी है, इंडिया में कोई इशू नहीं है। सो एक्टिव मीन्स एक फंड मैनेजर की उसकी आइडियाज के हिसाब से एक फंड चला रहे हैं, उसको एक्टिव मैनेजमेंट बोलते हैं। वो अपने हिसाब से स्टॉक खरीदता है, अपने हिसाब से एलोकेशन करता है, और वो पब्लिक का पैसा मैनेज कर रहे हैं। इसका कॉल्ड है म्यूचुअल फंड। इंडेक्स मतलब डेटा ड्रिवन फंड है, डेटा के हिसाब से चलता है। सो इंडेक्स फंड का एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आपने निफ्टी 100 में इन्वेस्ट किया, मतलब आपने इंडिया के टॉप 100 कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सो अगर आप थियरी देखेंगे, which means that you are buying every company 1%. Okay, that's called indexing. आप पूरे मार्केट में जितनी भी कंपनी है उसको 1% से खरीद रहे हो। इंडिया में इंडेक्स में 750 कंपनीज है, 100 कंपनी लार्ज कैप में है, 150 कंपनी मिड कैप में है, 250 कंपनी मिड कैप स्मॉल कैप में है, फिर 250 कंपनी माइक्रो कैप में है। ऐसे 4 इंडेक्स है, उसको टोटल मार्केट कहते हैं हम लोग, जिसमें 750 कंपनीज है। बट अगर आप फैक्ट शीट देखोगे, जैसे निफ्टी में देखोगे, जैसे मैंने बताया कि 1% इन एवरी स्टॉक, दैट इज कॉल्ड इंडेक्सिंग। बट फैक्ट शीट देखोगे, जो आपने हर मान लो निफ्टी 100 में 1000 रुपए डाले, 1 लाख रुपए आपने डाला, तो आपके पैसे ये हर एक स्टॉक में 1% से इन्वेस्ट नहीं होगा, मार्केट कैप के हिसाब से इन्वेस्टमेंट होगा। फ्री मार्केट कैप, HDFC का मार्केट कैप ज्यादा है तो उसमें 10% जाएगा। सो जितना अच्छा कंपनी, जितना बड़ा कंपनी, उतना ज्यादा वहां जाएगा। फिर उस सेक्टर वाइज भी डिवाइड होगा। कुछ पैसे निफ्टी में 33% बैंक है, फिर कुछ 10-12% IT है, ऑटोमोबाइल है, फार्मा है। इस तरीके से पूरा वो डाइवर्सिफाई होता है पूरा। करेक्ट। तो इसको इंडेक्सिंग कहते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट भी सेम ही है, बट उसके जो भी आइडियाज है वो फंड मैनेजर का है। वो स्टॉक पिकअप करेगा, ये बोलेगा ये स्टॉक अच्छा है, वो स्टॉक अच्छा है, फिर वो बोलेगा आज मार्केट खराब है, कब बोलेगा मार्केट में मिड कैप की वैल्यूएशन ज्यादा है। बट हिस्टोरिकली आप डेटा देखोगे ना, देखो निफ्टी 1000 में स्टार्ट हुआ, आज 25,000 हो गया। कोविड किसने प्रेडिक्ट नहीं कर पाया? आपको किसी ने फोन करके बोला था कि कोविड आ रहा है, आप पैसे निकाल दो? किसी ने नहीं। तो मार्केट जब ऊपर जाता है तो सारे ऊपर जाता है, मार्केट जब नीचे आता है, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड सब नीचे आते हैं। वो आप कोई प्रिवेंट नहीं कर सकता, कोई स्टॉप नहीं कर सकता, प्रूवन है। तो अब जब आप लंबे समय तक ये इन्वेस्टमेंट को रखोगे और आपको उसका कॉस्ट कम रखोगे, तो आप ज्यादा कमाओगे।
करेक्ट। और डेटा मैंने ऑलरेडी आपको बोला स्पीवा में 93% अंडर परफॉर्मेंस है। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे लोग को इतना सब डेटा देखने के बाद भी डाउट किधर है? तो मैंने भी ऑनेस्टली एक्टिव इन्वेस्टमेंट से अब नाउ आई हैव, एज यू नो, आई हैव मूव्ड ऑन टू पैसिव इन्वेस्टमेंट्स। I wanted to know कि how does passive investment align with my goals in the future? Yes. कि I thought passive investment was only for long term. Yeah. Is it for short term as well? 100%। देखो, आप एक दिन के लिए आपको लिक्विड फंड है पैसिव में, आपको 6 महीने के लिए आपको बॉन्ड फंड्स अवेलेबल है। मतलब हर एक वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। मतलब डेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट आउटसाइड मतलब इंडिया के यूएस मार्केट का इंडेक्स फंड अवेलेबल है, चाइना, जापान, कोई भी मतलब सब इंडेक्स अवेलेबल है। आप गोल्ड खरीद सकते हैं, सिल्वर खरीद सकते हैं। सो ये सारे रेंज ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल है। देखो ड्यूरेशन, देखो इक्विटी में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है मिनिमम ड्यूरेशन आपका 3 to 5 years होना चाहिए। मैं नॉर्मली 5 से 10 साल बोलता हूँ, बट अभी इतना लंबा बोलोगे तो कोई सुनता नहीं है। तो मिनिमम 3 साल पकड़ो इक्विटी इन्वेस्ट, 3 से आइडियली 4 to 5 years होना चाहिए इक्विटी इन्वेस्टमेंट। डेट में बहुत सारे वेराइटी है, जैसे मनी मार्केट फंड, जैसे अगर आपके पास इमरजेंसी फंड में आप पैसा रखना चाहते हो, आपके पास अकाउंट में कुछ पैसे पड़ा है, आपको 1 महीने के बाद EMI भरना है, यू कैन पुट इनटू मनी मार्केट फंड। वो आपको उतना दिन का इंटरेस्ट मिलेगा। बैंक में पड़ा रहेगा, आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। So in case I want to take a break from work, or open up a clinic, or I want to retire from work, take a temporary or a permanent retirement, तो मेरे को कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए मेरा? Yes, so passive income होना चाहिए। सबसे पहले तो passive income होना चाहिए। How can you skip, I mean take a break from your work, because ongoing expense है ना हमारा। करेक्ट। आपकी EMIs रहेंगे, आपके घर के खर्चे रहेंगे। सो पैसिव इनकम होगा तब आप ब्रेक ले सकते हो। आई मीन इफ यू हैव अ फैमिली सपोर्ट और समथिंग एल्स, अ डिफरेंट स्टोरी, बट यू आर अ वन मैन शो, यू आर डूइंग एवरीथिंग। तो कैलकुलेशन क्या होता है? रिटायरमेंट बहुत सिंपल है। सबसे पहले डिफरमेंट पीरियड। डिफरमेंट मतलब आप पैसे जमा कर रहे हैं। कोई भी एसेट में आप जमा कर सकते हो। आप लैंड खरीद सकते हो, प्रॉपर्टी ले सकते हो, आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हो, बॉन्ड में। मतलब अगर आप इक्विटी है तो दिस इज यू आर गोइंग टू रायपुर इन एयरलाइन, फास्ट पहुंचेगा। अगर आप ट्रेन से जाओगे तो आपको 1.5 दिन लगेगा, आप चल के जाओगे तो आपको महीने लग जाएंगे। सो एवरी इन्वेस्टमेंट हैव अ पेस। इक्विटी आपको 15% देगा तो यूं आपको पहुंचा देगा, एंड थोड़ा बहुत आपको ट्रबल भी आएगा, मतलब टेक ऑफ, लैंडिंग, सब में थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी मिलेगा आपको, बिकॉज इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। डिफरमेंट टाइम पे आप पैसे जमा करेंगे। वेस्टिंग मतलब आप अभी रिटायर्ड होने वाला है। सो नॉर्मली रिटायरमेंट में हम लोग एग्रेसिव से कंजर्वेटिव होते जाते हैं। सो अर्ली स्टेज में हम लोग बहुत ही एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, ताकि वी मल्टीप्लाई योर इन्वेस्टमेंट, एंड देन ग्रेजुअली एवरी ईयर उसको रीबैलेंस करते करते एकदम कंजर्वेटिव करते, ताकि रिटायरमेंट के टाइम पे सडनली कोई मार्केट क्रैश और रिसेशन आया तो आपके रिटायरमेंट पोस्टपोन तो नहीं कर सकता ना। मैं तो 55 में रिटायर हो गई। करेक्ट। सो दिस काइंड ऑफ एलोकेशन शुड बी देयर। एंड हाउ शुड आई रिड्यूस वॉलेटिलिटी? क्या होता है, हर इन्वेस्टमेंट में एसेट एलोकेशन इज ओनली वे यू कैन रिड्यूस द वॉलेटिलिटी। इक्विटी में कोई तरीका, इक्विटी इज मार्केट, उसमें आप वॉलेटिलिटी को कम नहीं कर सकते। मार्केट है वो। अगर आपको स्टेबल इन्वेस्टमेंट मैच्योरिटी चाहिए तो आपको डेट बढ़ाना पड़ेगा, गोल्ड बढ़ाना पड़ेगा, अदर एसेट क्लास को लाना पड़ेगा। ओके, नाउ पहले हमने कैलकुलेशन किया कि आज के तारीख में मुझे 1,50,000 मेरा मंथली खर्चा है। तो आप उसमें 4-5% का इन्फ्लेशन ऐड करो कि आज से 15 साल के बाद कितना लगेगा। तो आपने बोला मुझे मेरे को 3 लाख लगेगा। आज मेरे 1.5 लाख है, क्योंकि महंगाई के कारण आपको 3 लाख लग रहा है। तो ये इंटरनेशनल रूल क्या है, यूएस में 4% विड्रॉवल का रूल चलता है। ओके। इंडिया में अगर आप सेम चीज चैट जीपीटी में जाके कैलकुलेशन करके देखोगे, आपको 3.5 या 3.9 आएगा। कारण What is the 4% or what is the 3.9%? Yeah, it's a withdrawal rate. अभी withdrawal rate में क्या होता है, what is मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, मार्केट का वॉलेटिलिटी कितना है, इन्फ्लेशन कितना, ये सबको कंसिडर किया जाता है। तो क्या होता है, आपने रिटायरमेंट के टाइम में आपके पास 5 करोड़ है, तो ये पैसा आपको
अगले 30 साल तक आपका मतलब सपोज यू रिटायरिंग एट द एज ऑफ 55, 65, 75, 85, 30 साल आपका लाइफ स्पैन है, ओके, सपोज अप्रोक्सीमेटली। तो 30 साल आपको पैसे मिलना चाहिए। इसके लिए कम विड्रॉ करते हैं हम लोग, क्योंकि क्या होता है ये 30 साल में 2 रिसेशन आएगा, एक पैंडेमिक आ जाएंगे, तो मार्केट डायनामिक्स चेंज होगा, कभी 1-2 साल आपको रिटर्न ही नहीं मिलेगा, आपके पैसे ग्रो नहीं होंगे। तो आपने फर्स्ट ईयर में 1 करोड़ डाला और उसमें से आपने 15% कमाया, आपने पूरा 15% ही निकाल दिया, तो आपकी वैल्यू वापस हो गई 1 करोड़। नेक्स्ट ईयर मार्केट हैज गिवन अ नेगेटिव रिटर्न ऑफ 20%, तो आपकी 1 करोड़ 20 लाख हो गया, मतलब 80 लाख हो गया। तो उस साल फिर आपकी कैपिटल तो कम हो गया, करेक्ट, विड्रॉल कम हो जाएंगे। करेक्ट। तो अगर मान लो आपने 4% ही विड्रॉ किया फर्स्ट ईयर में, तो आपका 110 हो गया था, फिर वो 10% कम हो गया, तो भी आपका कैपिटल इंटैक्ट है। सो जैसे इस वजह से विड्रॉवल कम करना चाहिए। अभी लोग बहुत सारे वीडियो देखे बोले SWP क्या होता है? SWP मतलब एक मैंडेट है, आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया, वो हर महीने पैसा विड्रॉ करते रहेगा। SWP का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई गारंटीड इनकम कोई दे रहे, कोई नहीं दे रहे। आपने एक इंस्ट्रक्शन डाल दिया ऑटो डेबिट करना, तो आपके अकाउंट से हर महीना पैसा जाता है। कोई लोग मेरे को ये भी पूछते हैं कि SIP क्या होता है? अरे SIP इज नथिंग, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन अ मंथली बेसिस। आप प्याज खरीदोगे, म्यूचुअल फंड खरीदोगे, वो SIP हो गया, ठीक है। उसमें ऐसे नहीं कि SIP बिलोंग टू म्यूचुअल फंड, ऐसा नहीं है। आप हर महीने एक लैंड खरीदते हो, इट्स एन SIP इन्वेस्टमेंट फॉर लैंड, इट कैन बी गोल्ड, करेक्ट, कुछ भी हो सकता है। तो SWP का ये मतलब है सिस्टमैटिक विड्रॉवल प्लान, वो एक इंस्ट्रक्शन है, भी कितना डालना है, कितना विड्रॉ करना है, वो सब हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सो आई एम कमिंग बैक टू योर पॉइंट, मैं ये बोल रहा हूं, अगर आपकी मंथली एक्सपेंस कैन बी टेकन केयर बाय योर इन्वेस्टमेंट एट द रेट ऑफ 4% और 5%, तो आप ब्रेक ले सकते हैं, सिंपल, करेक्ट। Otherwise, you cannot take a break. Since we're talking about the future, can you just tell me कि फिर life insurance, term plans, ये सब का मतलब क्या होता है? Yes. So protection, most important part of the investment planning. So investment planning में, financial planning में protection plans आती है। क्या होता है कि I'll take my example. I'm 43, having 2 kids. 15-year-old and another one is 6-year-old. ये छोटा वाला जो बच्चा है 6 साल का, उसके एजुकेशन के लिए अभी मान लो 14 साल बचा है, and I'm the only earner in my family. अगर मान लो कल मुझे कुछ हो गया, जो उसकी सेविंग्स होने वाला था वो नहीं होगा, मेरे कुछ लाइबिलिटीज से, जो कार लोन, होम लोन है, वो कौन भरेगा? सो सडनली अगर मैं नहीं रहेगा, ये घर पे जो खर्चा है 1.5 लाख पर मंथ चाहिए, मेरे EMI भरना है, तो उसके लिए आपको टर्म इंश्योरेंस लगेगा। टर्म इंश्योरेंस लेने के टाइम में आपको ये देखना चाहिए आपको रियल में जरूरत है क्या। हर आदमी को जरूरत नहीं है। आप सिंगल है, आप शादी करने का प्लान भी नहीं कर रहे हैं, आपके कोई डिपेंडेंट ही नहीं है, आपकी मॉम डैड ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड डॉक्टर्स है, सेविंग्स है, तो आप इंश्योरेंस क्यों लेंगे? बिकॉज खर्चा है। देखो इंश्योरेंस आपको फ्री में नहीं मिल रहा है, करेक्ट, दे आर टेकिंग प्रीमियम फ्रॉम यू, तो वो आपकी एक्सपेंस में जाएगा, आपकी सेविंग्स कम हो जाएगा। तो आपको अगर जरूरत है तो आप ले लो। तो कैलकुलेशन सिंपल है, आपकी इनकम अगर मान लो 1 करोड़ है, आपको आपकी उम्र अगर मान लो अंडर 30 है, सो यू कैन टेक अ कवर अप टू 35 CR, मतलब 35 टाइम्स आपको कवर मिल सकते हैं। अब ये 35 टाइम्स लेना है, 25 टाइम्स लेना है, इट्स ऑल अबाउट योर प्लानिंग। आपको जरूरत क्या है, क्यों हम इंश्योरेंस ले रहे हैं, वो सब प्लानिंग कर सकते हैं। और एक चीज इंश्योरेंस में है, लोग बोलते हैं मुझे कवरेज टिल 100 ईयर्स तक चाहिए, बोलते पैसा वापस आएगा, बोलते मैं जो भरूंगा तो एक दिन तो मैं जाएगा ना, ऊपर तो जाना ही है, तो बोलते हैं वो 1 करोड़ आएगा। लोग नहीं समझ रहे, क्योंकि ये पैसे का जो वैल्यू है ना, आज से 50 साल के बाद जीरो हो जाएगा वो। 1 करोड़ आज बहुत बड़ा वैल्यू दिख रहे हैं। तो मैं आपको बोलूंगा इंश्योरेंस जब तक चाहिए तब तक आपका प्रोटेक्शन का जरूरत है। मेरे डैड इज 17-year-old, 79-year-old, उसको कुछ होने से मुझे थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, मेरा होने से उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। कल मेरा बच्चा बड़ा होगा, मैं भी रिटायर्ड हो गया, मेरे को इंश्योरेंस की जरूरत है क्या? सो मैंने जितनी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली है वो 55 या 60 साल तक का ही लिया है। शॉर्ट पे करता हूँ, 5 साल भरता हूँ और 60 साल तक कवर करता हूँ। आप कोई भी कैलकुलेशन करके देखोगे ना, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में यही है, बट लोग नहीं समझ रहे। लोग बोलते हैं मुझे 75 तक चाहिए, ठीक है ले लो भाई, आप ज्यादा प्रीमियम भरेंगे। नाउ हेल्थ इंश्योरेंस सेकेंड, करेक्ट। सब लोग बोलते हैं हमारे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, ठीक है आपके पास,
Now what kind of coverage you have? आप डॉक्टर है, आपको आप समझते हैं, आपको कोई लोग पेशेंट आते सर्जरी करता है, तो 2-3 चीजें आपको फाइनेंशियल लाइबिलिटी में डाल सकते हैं. एक एक्सीडेंट, मल्टीपल फ्रैक्चर एंड इंजरी, दोनों पैर टूट गया, हेड इंजरी है, रिब टूट गया, आईसीयू में है, एवरी डे 3 से 4 लाख का बिल बन सकता है. करेक्ट. हॉस्पिटल से बाहर आने के लिए आपका पूरा का पूरा सेविंग लेके जाएगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज आप देखते हो. सेकेंड, अगर मान लो आप कैंसर के केस देखते हो, 100% क्यूरेबल, कोई डरने की जरूरत नहीं है आज कैंसर का भी, क्योंकि ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्पेशलिस्ट आप जैसे लोग अवेलेबल है, तो कोई इशू नहीं है. बट व्हाट इज रिक्वायर्ड, इवन इफ यू लुक एट अ ब्रेस्ट कैंसर, you require a surgery, diagnosis, biopsy, which is 30,000, 35,000 minimum, and then there is a surgery if it is required. It may be going to cost you about 4 to 5 lakhs. Thereafter about 12 chemo, 1 radiation. कुल मिलाकर सिंगल रूम अगर आप लोगे बॉम्बे जैसे सिटी में लोगे 15 लाख मिनिमम है आज 2025 में. तो आपने सोचना कवरेज है क्या. अच्छा, एक बार आपको कुछ हो गया, हेल्थ हिस्ट्री में आ गया, आपको कवरेज बढ़ाने का मौका नहीं मिलेगा. आपने बोला ठीक है 15 लाख ले लेता हूँ, बट ये चीज अगर आपके 50 साल की उम्र में आएगा तो क्या करेंगे, तभी 15 लाख का वैल्यू नहीं देगा. सो वी शुड टेक समथिंग विच इज इन्फ्लेशन एडजस्टेड कवर. ओके. तो आपको सोचना चाहिए 40 साल की उम्र में, मेरा 80 साल की उम्र में, उस समय में ये अगर बीमारी होगा तो इतना कवरेज मुझे लगेगा. कब मिलेगा आपको, जब आपकी हेल्थ अच्छा है. इंश्योरेंस कंपनी को सुपरमैन चाहिए, नॉर्मल आदमी को भी कवरेज नहीं देते उन लोग. आप बीमारी नहीं पड़ना चाहिए, ऐसे आदमी को कवरेज देते हैं. आपको थायराइड है, ब्लड प्रेशर है, आपको नहीं मिलेगा, कंडीशंस आएंगे. इसके अलावा टर्म इंश्योरेंस में 2 राइडर्स होना चाहिए आपके पास. मैं मिस किया, इसके लिए वापस ऐड कर रहा हूँ. वन इज क्रिटिकल इलनेस, सेकंड इज परमानेंट डिसेबिलिटी. माइकल शूमाकर का केस है, डेथ नहीं हुआ, ही इज इन कोमा. तो अगर मान लो मेरे केस में, अगर मान लो मैंने सोचा कि अरे मेरा इंश्योरेंस पॉलिसी है, कुछ हो गया तो मेरे EMI वो भरेगा, बट डेथ ही नहीं हुआ, दोनों हाथ पैर चला गया, या फिर स्ट्रोक हो गया, तो उस केस में ये राइडर्स काम आता है, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा. सो ये डायग्नोसिस में या डिसेबिलिटी में आपको पूरा सम एश्योर्ड देता है, प्लस बाद में डेथ होगा वापस मिलेगा. एंड देयर आर फ्यूचर लाइक वेवर ऑफ प्रीमियम. आपको एक बार बीमारी हो गया, मैंने आपको 1 करोड़ दे दिया, उसके बाद आपको प्रीमियम नहीं भरना है, जो आप प्रीमियम भर रहे थे, वेव ऑफ हो गया. उसके बाद 65 के बाद अंदर आपको डेथ हो गया तो वापस आपको कवरेज मिलेगा. तो ये हेल्थ हो गया, क्रिटिकल इलनेस हो गया, और एक्सीडेंटल पॉलिसी. एक्सीडेंटल पॉलिसी और क्रिटिकल इलनेस आपको टर्म इंश्योरेंस के साथ ही लेना चाहिए. कारण लेवल प्रीमियम. टर्म इंश्योरेंस का प्रीमियम कभी नहीं बढ़ सकता, हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम हर साल बढ़ सकता है. तो टर्म इंश्योरेंस में आदमी का एक ही बार डेथ होगा ना, हेल्थ में बार बार डेथ होगा, इन्फ्लेशन एडजस्ट करना पड़ता है, तो प्रीमियम बहुत फ्लक्चुएशनिंग है. तो राइडर ही लेना, अलग से लोगे आप प्रीमियम ही नहीं भर पाओगे. तो हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी एज में लेना चाहिए? 0. Right. I mean, if your policy providing you protection at the time of pregnancy, that बच्चा जो होगा उसको कवर मिलेगा, because we never know बच्चे को क्या abnormality हो सकता है, क्या हो सकता है. The moment you have something, सिर्फ वो उम्र नहीं है इसमें. You as a doctor, मैं मतलब थोड़ा इंश्योरेंस वाला हूँ या हमने पढ़ा होगा इसके लिए ज्ञान दे रहा हूँ, बाकी मुझे डेप्थ नॉलेज आपकी जितना नहीं है हेल्थ केयर के बारे में. बट मैं ये बोलना चाहता हूँ कि उम्र नहीं है. देखो मेरे पास लाइफ में इतनी सारे केसेस है, हमने देखा है लाइफ में, कोई एज में प्रॉब्लम होता है. मतलब एक मेरा क्लाइंट है फ्रॉम मलाड, डॉटर इज डायग्नोस्ड विद ल्यूकीमिया एट द एज ऑफ 6. she ended up spending close to about 70 lakh rupees to save her. Unfortunately she passed away. तो ये सब फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, इमोशनल लाइबिलिटी है. मतलब आपको प्रॉब्लम्स होंगे तो फाइनेंशियल अगर कम से कम आप स्ट्रांग रहेंगे तो हम लोग कम से कम उसको ट्रीटमेंट दे सकते हैं. वी विल नॉट गोइंग टू मिस आउट आवर गोल्स कि रिटायरमेंट का पैसा चला गया. लोग 10,000 का प्रीमियम बचाना जा रहा है, बोला मैं प्रीमियम नहीं भरूंगा. अरे बॉस, यू आर टेकिंग अ रिस्क. इसके अलावा बिजनेस इंश्योरेंस होना चाहिए. आप अगर आप डॉक्टर हो, यू डू सर्जरीज, इंडिमिनिटी पॉलिसी होना चाहिए. तो AMC से आपने छोटा सा पॉलिसी लेके रख दिया नाम के लिए, आपकी हॉस्पिटल का भी ले. आपकी हॉस्पिटल में पब्लिक लाइबिलिटी नहीं है, कोई स्टाफ गिर गया, कौन उसको पैसा देगा? वॉकमैन कॉम्पेंसेशन आपकी लाइबिलिटी है. बंदा काम कर रहा था, कुछ ऊपर से गिर गया, फैन गिर गया, क्या करोगे?
कोई पेशेंट को डेथ हो गया, वो पेशेंट है कोई बड़ा आदमी का, मतलब कोई फाइनेंशियली वेल्दी आदमी का, किसी को कुछ हो गया, मेडिकल एरर हो सकता है, और नेचुरली मेडिकल में कॉम्प्लिकेशंस आता है, नॉर्मल है, कभी हो सकता है। बट व्हाट अबाउट दैट फाइनेंशियल लायबिलिटी? सो इंडेमिनिटी अगर आप ले रहे हो, सफिशिएंट कवर ले रहे हैं कि आप नाम के लिए ले रहे हैं, कि रेगुलेटर बोल रहा है कि होना चाहिए। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, देखो आपका ब्रेड एंड बटर वो बिजनेस से आ रहा है, आप बिल्डिंग का इंश्योरेंस नहीं है, आपकी जो माल, जो आपकी मटेरियल पड़ा हुआ है उसका इंश्योरेंस नहीं है, वो पूरा जल गया तो क्या करेंगे आप? आपके सारे पैसे जाएंगे ना। फिर आपके घर का इंश्योरेंस। तो ये चीजें आपको प्लान करना चाहिए। One more thing I wanted to ask was कि जब मैं घर गई, when I moved from Mumbai to Raipur, I suddenly realized I have a lot of bank accounts in my name. Okay. I don't know the use of all the bank accounts now. सेल्स के लोग आ जाते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, सर ये भी ले लो, वो भी ले लो, आपके पास 50 क्रेडिट कार्ड है, फिर उसके स्टेटमेंट आएंगे। तो मैं नॉर्मली बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, बैंकिंग से दूर रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है बैंक वाले को मैंने कम से कम 15 साल से ब्लॉक करके रखा हुआ है, आरएम को एंटरटेन नहीं करता हूँ। क्यों? वो बंदा आता है, कुछ ना कुछ बेचने आते हैं लोग। बैंकिंग का फंक्शन है लेंडिंग करना, डिपॉजिट कलेक्ट करना, बट इन लोग तो कुछ भी बेच रहे हैं, उनका फंक्शन भी नहीं है, मतलब लोन देना, डिपॉजिट लेना उनका काम नहीं है, उनका काम है थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेचना, तो फंक्शन भी नहीं कर रहे, उनका जो काम है वो नहीं कर रहे। सो 2 बैंक अकाउंट रखो, वन इज एन इंटरनेशनल बैंकिंग विच मे बी एन MNC जहाँ पे आप बाहर जा सकते हो, आपको रेमिटेंस, एक नेशनलाइज बैंक रखो। मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर डॉलर भी आपको कन्वर्ट करना है, सबसे बेस्ट रेट आपको पब्लिक सेक्टर बैंक देगा। मतलब मार्कअप में बड़े बड़े जो MNC बैंक है वो 2 to 3% चार्ज करते हैं। मतलब मैं अभी जस्ट, मुझे यूएस में कुछ पैसे, जब भी अपन डिपॉजिट करते हैं पैसे, so you should go with the best banks. So if I wanted to give my money, I'll go with SBI, HDFC, because they are the best banks in India in terms of credit. Interest ज़्यादा मिल रहा है, वहाँ पे मत जाओ। तो 2 बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट, 2 रखो, एक डेबिट कार्ड बंद हो गया, कुछ आगे पीछे हो गया, सो एक अल्टरनेटिव बैंक रहेगा, बाकी सब बंद कर दो। क्रेडिट कार्ड्स, मैं नॉर्मली डेबिट कार्ड को क्रेडिट कार्ड की फॉर्मेट में यूज़ करता हूँ, बट देन इंटरनेशनल में कभी इमरजेंसी अगर एक आधा क्रेडिट कार्ड आप रख सकते हैं। मैं हमेशा बोलूँगा कि जहाँ पे आपको लॉन्च एक्सेस है, रिवॉर्डिंग है, तो आप फ्रीक्वेंट फ्लायर हो तो रिवॉर्ड जमा होगा, कुछ ना कुछ आपको बेनिफिट मिल सकते हैं। वैसे कोई क्रेडिट कार्ड देखो जहाँ पे आपको ये सब रिवॉर्डिंग मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे, मैंने देखा लास्ट ईयर मैंने बहुत ट्रैवलिंग किया, मुझे 2-3 टिकट मिल गया। वेरी नाइस। तो ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन ये है कि एक फीमेल को, स्पेशली ऑफ माई एज, a female should be financially independent. And that is the reason we are talking so much about all these things. Yes. So how do you think we can become financially independent before, let's say, if you want to marry someone, if you want to make a home, or if you want to go ahead in our lives? First of all, आपने जो लाइफ में किया वो करना पड़ेगा, मतलब प्रोफेशनली क्वालिफाइड, आपने पढ़ाई अच्छा किया तो आप ये लेवल पे पहुंच गया, तो वही चीज में आपको ध्यान रखना है। द मोमेंट यू डन दैट, स्किल सेट डेवलपमेंट, आपने स्किल सेट डेवलप किया, क्या लेवल पे करोगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्डिंग होगा। यू आर अ स्पेशलिस्ट पर्सन, सो यू विल बी रिवॉर्डेड मोर, यू आर एन एवरेज पर्सन, यू विल बी रिवॉर्डेड लेस। उसके बाद आपको सेविंग्स करना चाहिए। करेक्ट। तो फर्स्ट इज फॉरमोस्ट इज लुक, मतलब आई ऑलवेज से दैट डोंट ओपन अ ट्रेडिंग अकाउंट एंड ट्रेड फ्रॉम डे 1 टू बिकम अ मिलियनियर। कोई नहीं बनता। अगर ऐसा होता कि इंडिया में कोई गरीब ही नहीं रहता, मुकेश अंबानी अपना काम छोड़ के वो रिलायंस इंडस्ट्री क्यों चलाता, वो तो ट्रेडिंग करता। करेक्ट। तो वो ट्रेडिंग में कुछ नहीं रखा हुआ है, बिटकॉइन बोल रहे, ये बोल रहे, वो बोल रहे, कुछ नहीं रखा हुआ है। प्रोफेशन में फोकस रखो, उसके बाद इन्फ्लेशन को बचाने के लिए, थोड़ा बहुत कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट भी आप ऐसा करो, मैंने जैसे आपको ऑलरेडी एक स्ट्रक्चर बताया उस तरीके से जाओ। बोरिंग तरीका है मेरा, मतलब मैं तो एकदम बोरिंग इन्वेस्टमेंट करता हूँ क्योंकि आप मुझे पूछोगे, मैं बोलूँगा 10 साल के बाद पैसा बनेगा, 5 साल के बाद पैसा बनेगा। हर बार आप मुझे फोन करोगे, मैं बोलूँगा कुछ नहीं करना है। नहीं, बट लाइफ में ऑलरेडी इतना एडवेंचर है, आई थिंक इन्वेस्टमेंट बोरिंग होएगा चलेगा। हाँ, तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा ज्यादा। करेक्ट। ठीक है। I think we've just scratched the tip of the iceberg here, and there's so much left to talk. Yeah. But this has been absolutely a pleasure, and it has been absolutely great talking to you.
Yeah. I think everyone needs to know, of my generation, of my age, what is an asset, what is a liability. Yes. How to curb your expenditure. Yeah. Because आज के materialistic world में we just keep on spending. Yeah. Especially on online platforms. Yeah. And we don't even look back at it at the end of the month, how much we've spent. Yes. Yes. So I think what we require is an insight Yeah. into what we are doing, Yeah. how we are managing our money, and then how we are investing, of course. 100%. 100%. I think you're doing really well. And we also are very proud to be, part of your investment journey. And my team also there. We are there for, to give you guidance, you throughout a lifetime. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. It was a pleasure talking to you. Thank you so much.